भाग 16 बंद दरवाजा। पिछले भाग में आपने देखा देव और लव पेड़ों पर निशान लगाने के लिए नुकीले पत्थर ढूंढते हैं। अब आगे। यह सब तुम्हारी ही गलती है, ईवा ने लव से कहा। वह दोनों अभी यह निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि आगे क्या करें। मेरी गलती? लव ने कुछ आवाज में कहा। तुम यह भूल रही हो कि मैंने तुम्हारा जीवन बचाया है। उस मकड़ी का एक पैर यदि तुम्हारे बेसुध शरीर पर पड़ता तो तुम जीवित नहीं बचती। ईवा को लव का इस तरह बोलना पसंद नहीं आया। और मैं बेहोश कैसे हुई, भूल गए? तुम ही हवा में आकर मुझसे टकराए थे। लव कुछ नहीं बोला। इस समय वह किसी बहस में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता था। तुमने कहा था कि तुम उस दरवाजे से एक बार और आ चुकी हो, तो बताओ हम यहाँ से किस प्रकार निकले? ईवा को जवाब देने का मौका नहीं मिला। इससे पहले कि वह कुछ जवाब देती, उसे देव और ओम दिखाई दिए। वह दोनों एक पेड़ पर निशान बना रहे थे, जिससे उनका ध्यान लव और ईवा की तरफ नहीं गया। ईवा ने चिल्लाकर उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा। उन दोनों को इस जगह देखकर उसे बहुत खुशी हो रही थी। खुश तो देव और ओम भी थे। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि ईवा और लव से यहाँ मुलाकात हो जाएगी। तुम लोग यहाँ कैसे? ईवा ने उनके नजदीक आते ही सवाल किया। और चेतन और खुशी कहाँ है? लव ने भी पूछा। ओम ने जल्दी से जवाब दिया। ओह गॉड, इसका मतलब दोनों इस समय अकेले ही उस मकड़ी से लड़ रहे होंगे, ईवा दुखी स्वर में बोली। हाँ, इसलिए तो हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, ओम बोला। ईवा कह रही थी कि वह एक बार और उस दरवाजे से आ चुकी है। उसे यहाँ से निकलने का मार्ग पता होगा, लव ने बताया। अरे हाँ, तुमने कहा तो था कि तुम समय में पीछे पहुंच गई थी। पूरी बात बताओ, देव ने ईवा से कहा। बताती हूँ, ईवा ने गला साफ किया और बताने लगी। जब उस अजीबोगरीब सैनिक से बचने के लिए मैं लाइब्रेरी के दरवाजे से बाहर पहुंची, तो मैंने खुद को उस गलियारे में पाया जो निचले फ्लोर पर था। यह वही गलियारा था जिसमें किचन मौजूद था। ध्यान देने पर मालूम चला कि मैं चौथे दरवाजे से बाहर आई थी। सबसे पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैं सीधा तीसरे फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच चुकी थी, वह भी केवल एक दरवाजे से। मैं कुछ देर यूं ही खड़ी रही, किसी आहट को सुनने की कोशिश में, लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। दरवाज़ा खोलने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, क्योंकि मुझे डर था कि वह राइफल वाला सैनिक उस दरवाजे के पास ही हो सकता है। मैंने छिप कर सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाने का निर्णय लिया, लेकिन दूसरे फ्लोर पर ही एक आश्चर्य मेरा इंतजार कर रहा था। दूसरे फ्लोर पर देव का कमरा खुला हुआ था, और उस खुले दरवाजे से मैंने देखा कि उस कमरे में तो 6 के 6 लोग पहले से ही मौजूद थे। मैं खुद हैरान परेशान एक जगह खड़ी थी। मैंने धीरे से कुछ बोला तो तुम में से किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। कुछ देर में मैं कंफर्म हो गई कि तुम लोग ना मुझे देख सकते हो ना सुन सकते हो। उस समय देव अपने सपने के बारे में बता रहा था, और मैं खुद अपने सपने के बारे में सोचकर डर हुई थी। मुझे याद आया कि यह घटना तो कुछ समय पहले की है, जैसे मैं समय में पीछे पहुंच गई हूँ। मेरे मन में अंदेशा था कि उसे जांचने के लिए मैं दौड़ते हुए तीसरे फ्लोर पर पहुंची। सबसे पहले मैंने लाइब्रेरी में झांका तो वहाँ कोई नहीं था। अब यह बात पूरी तरह से निश्चित थी कि मैं किसी तरह समय में थोड़ा पीछे पहुंच गई थी, वो भी गायब होकर। मतलब जो घटना घटने वाली थी मैं उसके बारे में जानती थी। मैं लाइब्रेरी से बाहर हॉल में आई। गायब होने के ख्याल से मैं खुद को कुछ अधिक ही एक्साइटेड और ऊर्जावान महसूस कर रही थी। तभी मेरी नज़र बीच वाले दरवाजे पर पड़ी, जो कि लॉक्ड था। जब मैं कुछ समय पहले तुम सबके साथ आई थी या कुछ समय बाद आने वाली थी, तो यह दरवाज़ा खुला हुआ था। उत्सुकतावश मैंने दरवाजे को खोला और उसके अंदर चली गई। और मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। ईवा ने एक गहरी सांस ली। देव ने अंदाज़ा लगा लिया कि जो भी हुआ होगा अच्छा नहीं हुआ होगा। वह फिर से बताने लगी। मैंने खुद को एक बड़े रूम में पाया, जहाँ कुछ कुर्सी मेज रखे थे और एक कोने में एक भट्टी भी थी। एक पल में, मात्र एक पल में, मैं समझ गई कि कुछ गड़बड़ हो गई है, जैसे कोई
भूत देख लेता हो। उसी तरह मैं झट से पीछे पलटी, इस उम्मीद में कि जिस दरवाजे से मैं बाहर आई थी उसी से बाहर निकल जाऊं। लेकिन वहां तो कोई दरवाजा ही नहीं था, मेरे पीछे केवल दीवार थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी धड़कन में दुगनी रफ्तार से चलने लगी है। मैंने चारों तरफ देखा, कहीं कोई भी खिड़की या दरवाजे नहीं थे। मुझे तो यह भी समझ में नहीं आया कि उसी जगह सांस लेने लायक हवा कहाँ से आ रही थी। एक कोने में 100 वाट का फिलामेंट वाला बल्ब लगा हुआ था जो पूरे कमरे में रोशनी फैला रहा था। हालांकि उस जगह से निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उस जगह का कोना कोना छान मारा। कहीं कुछ नहीं मिला, कोई एक छोटा सा सुराग तक नहीं। ना जाने क्यों मुझे वह जगह किसी वीरान ढाबे जैसी लग रही थी, जिसे वर्षों से किसी ने खोला ना हो। मैं एक कोने में बैठ गई। मुझे यह जगह उस अजीबोगरीब घर के बाकी कमरों से अलग रही थी। मतलब यह जगह उस घर का हिस्सा नहीं था। इस विश्वास का एक और कारण यह था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस जगह को जानती हूँ। तो क्या मैं अपने दिमाग में छिपे किसी ऐसे स्थान पर आ गई थी जिसे इस घर ने जीवित कर दिया था? ठीक वैसे ही जैसे लव और ओम उस गुफा में पहुंच गए थे। सवाल कई थे और जवाब एक भी नहीं। घंटों बैठे बैठे मुझे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। प्यास तो इतनी अधिक लगी थी कि मेरा गला सूख कर काटा हो गया था। अकेले बैठे बैठे मैं रोने लगी, लेकिन कब तक? कुछ ही घंटों में मेरे आंसू भी सूख गए। तब मैंने भगवान को याद किया। I prayed to God for something to eat or drink। और फिर जैसा एक चमत्कार हुआ, मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने एक फ्रिज मौजूद था। जब से इस घर में हो समाये तब से हर समय बस अजूबे ही देख रही हूँ, लेकिन मेरे सामने मौजूद फ्रिज उन सब में सबसे बड़ा अनोखा अजूबा था और हैरान कर देने वाला था। और उससे भी अनोखी बात, यह हूबहू वैसा ही डबल डोर फ्रिज था जैसा उस घर के किचन में था। मैंने फ्रिज खोला तो उसमें रखे सामान और सॉफ्ट ड्रिंक्स भी वैसे ही थे, लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और जल्दी से अपनी भूख प्यास शांत की। जब भूख प्यास गायब हुई तो मैंने सोचना शुरू किया कि ऐसा कैसे हुआ। क्या मेरे प्रेयर्स के कारण ऐसा हुआ? मैंने आंखें बंद की और वहां से निकलने की प्रार्थना करने लगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर कुछ घंटे ऐसे ही बातें रह रह के मेरे दिमाग में कई ख्याल आ रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कमरे में इंसान की एक इच्छा पूरी होती हो और मैंने खाने पीने के सामान की मांग करके उसे ख़त्म कर दिया। अगर ऐसा था तो दुनिया में मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं था। मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। सामने रखा फ्रिज मुझे अपनी बेवकूफ़ी का सबूत लग रहा था। और फिर मैंने एक बार फिर भगवान से प्रार्थना की कि मुझे इस कमरे से निकाल दे। इसके बाद मैं कुछ और नहीं मांगती। और फिर से वही हुआ। मैंने आंखें खोली तो उस जगह एक दरवाज़ा था जहाँ से मैं इस कमरे में आई थी। मैंने तुरंत वह दरवाज़ा खोला और उस हॉल में आ गई जहाँ से मैं उस जगह गई थी। 1 मिनट, तो तुम्हारे कहने का मतलब तुमने प्रार्थना की और वह फ्रिज और वह दरवाज़ा अपने आप हवा में प्रकट हो गया? ओम ने कहा। और क्या मैं अभी तक क्या बोल रही थी? लेकिन ओम कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन देव ने उसे रोक दिया। पहले ईवा को पूरी बात बताने दो। मुझे यकीन है कि इसकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, देव बोला। हाँ, कहानी अभी बाकी है, ईवा ने कहा। जब मैं हॉल में पहुंची तब भी वहाँ तुम सबका कोई नामो निशान नहीं था। मतलब तुम लोग अभी भी नीचे ही थे। मैंने चेक करने के लिए एक बार और प्रार्थना की कि मैं इस घर से निकल जाऊं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब शायद प्रार्थना की शक्ति केवल उसी कमरे में काम करती थी। मुझे याद आया कि मैं तुम लोगों के लिए अभी भी गायब ही थी। हालांकि मुझे एक अंदाज़ा लग गया था कि नीचे गलियारे में जिस कमरे से मैं बाहर आई थी उसे अंदर जाने से मैं सामान्य हो जाऊंगी। लेकिन वहां जाने से पहले मैंने कुछ और करने का निर्णय किया। जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं खुद हूँ। मैंने लाइब्रेरी में जाने का निर्णय लिया। वहाँ जाकर मैंने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की जिससे मैं समय में पीछे पहुँच गई थी। मैंने सोचा कि अगर मैं समय में थोड़ा और पीछे पहुँच जाऊँगी तो इस बात का फ़ायदा उठा सकती हूँ। कई बार उस दरवाजे में से जाकर आखिरकार मैं उस समय में इतने पीछे चली गई जाऊँगी कि देख सकूँ कि हम यहाँ कैसे आए थे। लेकिन वह दरवाज़ा नहीं खुला। मेरे सपनों पर पानी फिर गया। मैं अभी कमरे से बाहर निकल ही रही थी कि मैंने बुक ऑफ डायमेंशन खोलने की सोची। हालांकि यह इतना आसान नहीं था, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि मेरा दिमाग मानो काम करना बंद कर चुका था। मैं देखना चाहती थी कि मुझे क्या दिखाई देगा। लेकिन जब मैं बीच वाले अलमारी के पास पहुंची तो वहाँ सभी किताबें एक जैसी थी। कोई भी किताब थोड़ा बाहर को नहीं निकली हुई थी, जैसा कि वो मैं देखा था। लेकिन मुझे याद था कि वह किताब बीच वाले अलमारी के निचले रैक पर सबसे आखिरी में रखी थी। मैंने वह किताब निकाल ली। मैंने किताब खोली तो मुझे लगभग वही दृश्य दिखाई दिए जो मुझे सपने में दिखाई दिए थे। साथ ही मेरा सिर में इतना तेज दर्द हुआ कि वह किताब मेरे हाथों से छूट कर नीचे गिर गई। इस बार मुझे थोड़ा डर लगा। मैं जल्द से जल्दी नीचे पहुंचकर सामान्य होना चाहती थी। मैंने हड़बड़ी में वह किताब रखी और उस कमरे से बाहर निकल गई। तो तुम्हारा मतलब जब तुम उस अलमारी के पास गई तो सभी किताबें एक जैसे रखी हुई थी, और जब तुम वहाँ से बाहर निकली तो तुमने ही हड़बड़ी में किताब को इस तरह रख दिया कि वह थोड़ा बाहर को निकली हुई थी। देव ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। हाँ, मैंने बताया ना कि मैं थोड़ी डरी हुई थी और ऊपर से मेरे सिर में तेज दर्द भी हो रहा था। कमाल है, यानी अगर तुमने वह किताब नहीं निकाली होती तो बाद में हम उसे कभी पहचान ही नहीं पाते, और अगर हम उसे पहचान ही नहीं पाते तो तुमको भी यह याद नहीं रहता कि वह कहाँ रखी हुई है, देव बोला। हाँ, ईवा ने मासूमियत से अपने कंधे उचकाए। जब कोई कुछ नहीं बोला तो उसने आगे बताना शुरू किया। मैं अभी कमरे से निकली ही थी कि मैंने सीढ़ियों पर एक भारी भरकम इंसान को चढ़ते हुए देखा। जरूर वह भी मेरी तरह गायब ही रहा होगा, वरना तुम लोगों को वह जरूर दिखाई देता। तभी मुझे वह सैनिक याद आया जिससे बचकर मैं और चेतन उन दरवाजे के पार गए थे। तुरंत मेरी समझ में आ गया कि हो ना हो इसका कारण वह किताब ही थी। वह किताब उसे खोलने वाले की याद से जुड़े किसी हिस्से को जिंदा कर सकती थी। मैंने उस इंसान के चेहरे को देखा। उसका सिर बिल्कुल गंजा था, जैसे जन्म से ही उसकी खोपड़ी पर बाल नहीं उगे थे। शरीर की बनावट ऐसी कि वह घंटों जिम जाता हो। उसके चेहरे और उसकी आंखों में एक बहुत भयानक भरा हुआ था। वह निहत्था था, लेकिन मुझे उस राइफल वाले सैनिक से ज़्यादा भयानक लग रहा था। मेरे शरीर में एक झुरझुरी दौड़ गई। मैंने उसी से यह अंदाज़ा लगा लिया था कि वह किताब उसे खोलने वाले के डर को जिंदा कर सकती थी। और देव के केस में भी यही हुआ। लेकिन सच कहूँ तो मैंने कभी भी यह नहीं सोचा था कि उसके दिमाग में बैठा मकड़ियों का डर जीवित रूप में हमारे सामने आ जाएगा। मैं उससे बचने के लिए भागी। हॉल में नीचे जाने के लिए 2 सीढ़ियाँ थी, जिनमें से एक पर वह खुद खड़ा था। मैं दूसरी सीढ़ी की तरफ भागी। मैं जल्द से जल्द नीचे पहुंचना चाहती थी, लेकिन वह मुझसे पहले दौड़कर उस सीढ़ी के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया। मैं कमरे की तरफ भागी। किसी भी हालत में मैं बीच वाले दरवाजे में नहीं जाना चाहती थी, और लाइब्रेरी वाला दरवाज़ा हॉल में दूसरी तरफ था। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। डरते डरते मैं तीसरे कमरे में पहुंच गई। हालांकि मैं बहुत डरते हुए उस कमरे में गई थी कि ना जाने उस कमरे में क्या होगा, लेकिन उस कमरे में जाना मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। वह कमरा एक बहुत बड़ा जिम था। तरह तरह के जिम इक्विपमेंट्स वहाँ रखे हुए थे, लेकिन मैंने उधर से अपना ध्यान हटाया और कमरे को अंदर से लॉक करने की कोशिश करने की लगी, लेकिन वहाँ तो अंदर की तरफ कुंडी ही नहीं थी।